हेलो क्लास 11। कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में आज ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस को समझा था, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को याद किए थे। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के दो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नस। एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नस, ये तीन नाम के तीन साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पे ग्लाइकोलिसिस पड़ा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था NADH2 मॉलिक्यूल के बारे में कि NADH2 मॉलिक्यूल कहाँ बनता है, कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको क्रैब साइकिल के बारे में बताया। क्रैब साइकिल का मतलब क्या होता है, क्रैब साइकिल होता कहाँ पे है। तो याद रखिए, क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होता है। क्रैब साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो एसिटाइल कोए एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए में कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन भी रोल प्ले करता है इसमें, और कोए जाके जुड़ जाता है एसिटाइल ग्रुप से। देखिए क्या होता है कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो पायरुवेट एसिड का या पायरुविक एसिड का CO2 रिलीज करा देता है ना। तो उसके पास एसिटाइल ग्रुप बचता है, उस एसिटाइल ग्रुप के साथ कोए जाके जुड़ जाता है तो बन जाता है एसिटाइल कोए। ठीक, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अब क्या होता है कि जो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ के क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। एक बार फटाफट क्विक रिकैप लेते हैं लास्ट क्लास का। हाँ, क्या बनाता है? एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, शॉर्ट में लिखता हूं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ के क्या बना देता है? सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड से बनता है आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनता है सक्सिनाइल कोए। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनता है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए से सक्सनिक एसिड, सक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड। ठीक, तो ये पूरा साइकिल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल बोलते हैं, या फिर TCA साइकिल भी बोलते हैं। इसमें याद रखना है कि किस स्टेप में आपको NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। पहला NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है हमें आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है ये मॉलिक्यूल, तब यहाँ पे हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। NADH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या मिलता है? NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। दूसरा NADH2 मॉलिक्यूल यही मिलता है हमें, ये रहा NADH2 मॉलिक्यूल। तीसरा NADH2 मॉलिक्यूल यहाँ मिलता है मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जब बन रहा होता है। उसके बाद सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे हमें एक GTP मॉलिक्यूल मिलता है। GDP आता है और GTP बन के निकल जाता है। GDP GTP, ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो ये याद रखिए, ये है आपका क्रैब साइकिल। हाँ, एक चीज याद रखना है, ये यहाँ पे हमें एक FADH2 मॉलिक्यूल भी मिलता है। FADH2 मॉलिक्यूल,
ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस इसे बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, ये जो NADH2 मॉलिक्यूल जो मिला है, NADH2 मॉलिक्यूल, FADH2 मॉलिक्यूल, इनसे हम एटीपी जनरेट करेंगे। इनसे क्या जनरेट करेंगे, एटीपी जनरेट करेंगे। और याद रखिए, मैंने कल ही क्लास में बताया है, लास्ट क्लास में, कि जब भी एडीपी से एटीपी बनता है, जब भी एडीपी से एटीपी बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। और जब इन सब मॉलिक्यूल से NADH2 FADH2 मॉलिक्यूल से एटीपी बनता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इतना क्लियर है? उतार लीजिए इसको। उतारना क्या है, लास्ट क्लास में आपने उतारा है, बनाया ही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए, ठीक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में ETS बोलते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले आपको ये कुछ टर्म्स हैं, उनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, जैसे कि FMN। FMN का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। NADH2 का फुल फॉर्म बहुत सुन लिया, NADH2, इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, H2 जो है वो रिड्यूस फॉर्म है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में रिड्यूस फॉर्म लिख दिया। FADH2 को देखिए, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब क्या होगा, आपको जैसे मैंने बता रखा है कि एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP मिलता है। कितना मिलता है, 3 ATP। और एक FADH2 से 2 ATP। कैसे मिलता है वो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करें, चलिए बनाते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं पहले। सबसे पहले एक बात याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये कहाँ पे ऑपरेट होता है ना, तो ये याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, वहीं पे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि ऑपरेट होता है, या मतलब कि काम में आता है ना। तो चलिए बनाते हैं एक बार। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इसको मैं दूर दिखा देता हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आता है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में ऐसे दिखा दो थोड़ा सा। ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन देख लीजिए। समझाने के लिए इतना मोटा बनाया है मैंने कि आप समझ जाएं। अब क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन लगे होते हैं, है ना, प्रोटीन के ग्रुप लगे होते हैं। उस प्रोटीन के ग्रुप को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो याद रखिए क्या बोलते हैं उसे, हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स लगा होगा यहाँ पे, यस, ये पहला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स आएगा, है ना। इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स 3। क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स 3।
कॉम्प्लेक्स 2 नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स 3 आएगा पहले, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आपका आएगा कॉम्प्लेक्स 2। यहां पे मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा नीचे टाइप है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 के बाद, कॉम्प्लेक्स 2 के बाद आएगा कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 के बाद आएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 है, तो लिख देते हैं एक बार फटाफट। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2, अरे कॉम्प्लेक्स 4, ठीक, इतना क्लियर है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन पे होता है। इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन के ग्रुप लगे होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। 4 कॉम्प्लेक्सेस दिखा दिए मैंने, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 4। याद रखिए कॉम्प्लेक्स 3 जो है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में प्रेजेंट होता है, याद रखना ये बातें। अब देखिए, अब समझना है आपको अब कैसे काम हो रहा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो NADH2 मॉलिक्यूल है, सबसे पहले जो NADH2 मॉलिक्यूल जो है, NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? NAD मॉलिक्यूल में, NAD प्लस, और 2 H प्लस आयन यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब NADH2 मॉलिक्यूल NAD और 2H प्लस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इनके पास हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं NADH2 मॉलिक्यूल के पास। अब इसका इलेक्ट्रॉन लेगा पहला कॉम्प्लेक्स, और पहले कॉम्प्लेक्स में एक कंपाउंड प्रेजेंट है, उसका नाम है FMN, उसका नाम है FMN। क्या नाम है? FMN, FMN, ठीक है, क्या नाम है उसका? FMN, दिख रहा है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन चला गया FMN के पास, FMN ने इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया FeS को, आयरन सल्फेट इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। FMN क्या है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मैंने बताया था अभी। तो NADH2 मॉलिक्यूल, NAD 2 प्लस 2H प्लस आयन, ठीक है, और FMN जो है इलेक्ट्रॉन को FMN लेगा, FMN FeS को दे देगा। पहला स्टेप याद कर लीजिए, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लेकिन पहले याद कीजिए ये चीज याद कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हुआ। कॉम्प्लेक्स 1 में कुछ नहीं हुआ, NADH2 मॉलिक्यूल आया, NAD में कन्वर्ट हो गया और 2 H प्लस आयन हमें मिले, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है FMN कंपाउंड ने लिया, FMN ने FeS को दे दिया। अब FeS के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, FeS के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये FeS जो है ये देगा एक मोबाइल कैरियर बोले तो जो मूव कर सकते हैं, है ना। अभी बेसिकली क्या है, जितने मैं बताऊंगा ना, ये इलेक्ट्रॉन खेलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंकेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, फिर कोई फेंकेगा, फिर कोई पकड़ेगा, ऐसे ही चलेगा ऐसा पूरा खेल। इसमें कोई ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस यही है कि याद करना पड़ेगा, अल्टीमेटली किसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि कौन पकड़ रहा है, कौन फेंक रहा है। और ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा जब खत्म होगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये चीज। तो मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स 1 पे क्या हो रहा है, बिल्कुल प्यार से समझिए, बिल्कुल आराम से, ज्यादा भागिए मत, बिल्कुल आराम से समझिए कि कॉम्प्लेक्स 1 पे क्या हुआ। कॉम्प्लेक्स 1 पे NADH2 मॉलिक्यूल NAD और 2H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया। NADH2 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? NAD प्लस 2H प्लस आयन, और साथ ही साथ अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको किसने पकड़ा? FMN ने। FMN ने पकड़ा, किसको दे दिया? FeS को दे दिया। FMN क्या? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FeS आयरन सल्फेट। आगे देखते हैं, अब ये जो FeS जो है ये देगा एक मोबाइल कैरियर की जो मूव कर सकते हैं, उसका नाम है UQ, बोलते हैं उसको यूबिक्विनॉन, ठीक है, उसका नाम होता है यूबिक्विनॉन। यूको को दिया, यूको ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेके UQ जो है UQH2 बन गया, UQH2 बन गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। ये जो H प्लस आयन है, ये जो H प्लस आयन जो है ये चले जाएंगे उधर, ये चले जाएंगे आपके
ऐसे H प्लस जो है ये H प्लस चलेगा यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, H प्लस आयन आ गया। ठीक है, H प्लस आयन आ गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा, इतना उतार लीजिए पहले आप, इतना बनाइए। ठीक है, इतना बना लीजिए। ठीक है, इतना बना लीजिए। अब ये जो UqH2 जो है, UqH2 जो है ये देगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 में है साइटोक्रोम, इसका याद रखना, साइटोक्रोम B FeS और साइटोक्रोम C1। ठीक है, ये साइटोक्रोम का सीक्वेंस है, ये भी प्रोटीन ही है एक तरह से। तो साइटोक्रोम B FeS और C1, कहते हैं ना कि इसको हम ऐसे याद करते थे कि B फंस गई C1 के साथ, B फंस गई C1 के साथ। कोई भी किसी से फंस सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं, है ना। तो B मान लीजिए लड़की है और C1 जो है लड़का है, तो ये लड़की B जो है वो C1 के साथ फंस गई, FeS का मतलब फंसना, है ना। तो B C1 के साथ फंस गई, किसके साथ फंस गई, C1 के साथ। सेम सीक्वेंस। अब आ जाइए UqH2, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा FeS को। ठीक है, FeS दे देगा साइटोक्रोम C1 को। बताइए ये दो चीज याद हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा एक बार। पहले क्या हो, कॉम्प्लेक्स 1 पे NADH2 मॉलिक्यूल, NADH2 मॉलिक्यूल NAD में कन्वर्ट हो गया और 2 H प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को लिया FMN ने, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया FeS को, यानी कि आयरन सल्फेट। फिर उसके बाद उसने उसको दे दिया मोबाइल कैरियर, जिसका नाम है यूबिक्विनोन, जिसको हम शॉर्ट में UQ लिखते हैं। UQ ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने के बाद उसको बन गया UqH2। UqH2 ने दे दिया किसे, साइटोक्रोम B को। और B जो है, सॉरी साइटोक्रोम, हाँ साइटोक्रोम B को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, B को दे दिया, साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B जो है वो किसके साथ फंसा हुआ है, साइटोक्रोम C1 के साथ, है ना। साइटोक्रोम B जो है किसके साथ फंसा है, साइटोक्रोम C1 के साथ। मैंने यहाँ शायद C बोल दिया था यार, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो साइटोक्रोम B जो है वो किसके साथ फंसा है, साइटोक्रोम C1 के साथ। अब B FeS फिर C1। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा स्टॉपेज। अब आपको लगेगा ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 के पास, बिल्कुल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये UqH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ से भी H प्लस आयन, यहाँ से भी H प्लस आयन यहाँ चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है आपको, यहाँ पे कहानी कुछ और ही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रोसेस कुछ और चल रहा है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं H प्लस के आयन के मूवमेंट को। H प्लस आयन यहाँ से उठ के यहाँ चला जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी मैं बताऊंगा आपको कि H प्लस आयन का रीजन क्या है वहां जाने का। यही H प्लस आयन ATP दिलवाएगा अल्टीमेटली लास्ट में आपको। ये सब तो बहाना है, इलेक्ट्रॉन को फेंकना पकड़ना, ये सब तो बहाना है एक तरह से। कहानी के पीछे कुछ और ही चल रहा है। कहानी के आपको जो दिख रहा है वो नहीं है, कहानी इसके पीछे वाली है। जो ये H प्लस आयन जा रहा है वो है कहानी एक्चुअली में, वहीं से आपको ATP मिलेगा, वही हेल्प करेगा आपको ATP दिलाने में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स 4 पे, देखिए कॉम्प्लेक्स 4 पे होता है, कॉम्प्लेक्स 4 पे होता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, क्या होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ठीक है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। अब देखिए ये जो है, ये जो है साइटोक्रोम C1 जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C को। और जो साइटोक्रोम C जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, साइटोक्रोम A को। A दे देगा A3 को। ठीक है, A दे देगा किसे, A3 को दे देगा, A दे देगा A3 को। अब A3 क्या किसे इलेक्ट्रॉन देगा, A3 देगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को। A3 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, किसे देगा, ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे कहानी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ये जो कैचम कैच खेल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को लास्ट में पकड़ने वाला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन। यहीं पे बात आती है बड़ी प्यारी वाली कि अगर कोई आपसे पूछता है
कि हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का काम क्या होता है, तो क्या बताएंगे? सांस लेने के लिए हैं? सांस लेने के लिए ना, ये तो बच्चे बताते हैं। आप बताइएगा बिल्कुल टेक्निकल वर्ड बोलिएगा। हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो मतलब NADH2 मॉलिक्यूल या FeDH2 मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट में अगर कोई पकड़ने वाला मॉलिक्यूल आता है तो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन इज अ लास्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए। अब ये ऑक्सीजन इसको पकड़ेगा और यहीं पे 2H+ आयन मिलके क्या बना लेंगे? H2। क्या बना लेंगे? H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप पूछेंगे कॉम्प्लेक्स 2 तो खाली रह गया। कॉम्प्लेक्स 2 तो खाली रह गया, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, चिंता मत कीजिए कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में। पहले इतना तो याद कीजिए, इतना याद कीजिए, पहले ध्यान से देखिए, बिल्कुल प्यार से, आराम आराम से, आराम आराम से समझिए इसको, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से समझना है आपको, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4। पहले तो आप कॉम्प्लेक्स बनाना है, पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 पे जाइए। कॉम्प्लेक्स 1 पे क्या करना है? NAD को लाना है, NADH2 मॉलिक्यूल बनाना है, NAD में कन्वर्ट कर देना है, और जो उसका 2H+ आयन जो है उसको फेंक देना है उधर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में उठा के, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए किसको? FMN को। FMN इलेक्ट्रॉन को लेगा, दे देगा FES को। FMN की फुल फॉर्म फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FES ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसने दे दिया मोबाइल कैरियर को। मोबाइल कैरियर का मतलब जो मूव कर सकते हैं, कैरियर का मतलब पकड़ने वाला, तो जो ऐसा पकड़ने वाला जो मूव कर रहा है वो कौन है? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन लेगा इलेक्ट्रॉन को, और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, UQ कन्वर्ट हो जाएगा UQH2 में, UQ कन्वर्ट हो जाएगा UQH2 में। फटाफट फिर से NADH2 से NAD बना, और उसका इलेक्ट्रॉन FMN ने लिया, FAS को दिया, FES ने UQ को दिया, UQ को UQH2 में कन्वर्ट हो गया। UQH2 जो है वो देगा अपना इलेक्ट्रॉन किसको? साइटोक्रोम बी को। किसको देगा? साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी से FES, फिर FES से C1। साइटोक्रोम बी एक लड़का है, लड़की मान लीजिए, और वो किसके साथ फंसा पड़ा है? C1 के साथ फंसा पड़ा है। वो जो लड़की है वो C1 के साथ फंस रखी है। ठीक है, साइटोक्रोम बी जो है C1 के साथ फंस रखी है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। फिर उसके बाद साइटोक्रोम C1 से जाएगा साइटोक्रोम C। अच्छा, ये थोड़ा सा ना गलत बन गया, ऐसे यहीं पे होता है, ऊपर नहीं जाता है। साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, फिर लास्ट में कौन पकड़ेगा? ऑक्सीजन पकड़ेगा, लास्ट में ऑक्सीजन पकड़ेगा इसको। बताइए बेटा, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बताइए, समझ आएगा नहीं यार? बहुत ईजी है ये, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, हद से ज्यादा ईजी है। बोलिए, इजी है चीज? फिर से सुन लीजिए, फिर से एक बार और, लास्ट मेरे लिए एक बार और। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि पहले तो इनर मेम्ब्रेन बना लीजिएगा, फिर कॉम्प्लेक्स बनाइएगा। कॉम्प्लेक्स 1, 3, 2, फिर 4, ऐसे बनाना है। ऐसे मत कर दीजिएगा कि पहले आप बिल्कुल ऐसे खींच रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, बिल्कुल नहीं। पहले कॉम्प्लेक्स 1, फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 4। अब क्या होगा? यहाँ पे NADH2 मॉलिक्यूल आएगा, किस में कन्वर्ट होगा? NAD 2H+ आयन। NADH2 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? NAD और 2H+ आयन। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एनर्जी है। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको पकड़ेगा कौन? FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। कौन पकड़ेगा? FMN। आप भी बनाते रहिए कॉपी में, कौन पकड़ेगा? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी कि FMN, वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसे? वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा FES को। FES अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको? UQ। UQ क्या है? UQ क्या है? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन, ठीक है। ये क्या है? एक मोबाइल कैरियर है। क्या है? मोबाइल कैरियर। UQ जो है वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया वो किस में कन्वर्ट हो गया? UQH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? UQH2 में। अब UQH2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे? साइटोक्रोम बी को। किसको देगा? साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी जो है, साइटोक्रोम बी जो है, साइटोक्रोम बी, वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोक्रोम बी जो है वो किसके साथ फंस रखा है, या किसके साथ फंस रखी है? ये बोलिए, है ना? मैंने बताया था लड़की है, किसके साथ फंस रखी है? साइटोक्रोम C के साथ, C1 के साथ, है ना? तो साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएगा FES, FES के बाद C1, साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 फिर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, किसको देगा? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेगा, किसको देगा? साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A
फिर साइटोक्रोम ए3। अब जैसे ही साइटोक्रोम ए3 के पास इलेक्ट्रॉन आया, साइटोक्रोम ए3 के पास इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा? वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा ऑक्सीजन। कौन पकड़ेगा? ऑक्सीजन पकड़ेगा। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का यूज क्या है हमारी बॉडी में, तो ये मत बोल दीजिएगा कि हमें जिंदा रखने के लिए चाहे हमारी सांसें उसी से आती है, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल वर्ड यही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर कोई लास्ट में इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला कोई मॉलिक्यूल आता है तो मॉलिक्यूल का नाम है ऑक्सीजन। दैट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही वो मॉलिक्यूल है जो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का हाथ पकड़ेगा और क्या बना देगा? वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये है ऑक्सीजन का एक्चुअली में फंक्शन। बताइए बताइए बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बहुत इजी है, ये ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, अब आता है कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू की कहानी सुनिए। कॉम्प्लेक्स टू ज्यादा इसका भी कुछ हाई फंडू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस FADH2 मॉलिक्यूल के लिए। हमें FADH2 मॉलिक्यूल भी मिला था, है ना? ये जो है किसके लिए? FADH2 मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका भी बना देते हैं, इसका भी बना देते हैं, कुछ नहीं करना है। FADH2 मॉलिक्यूल लाना है मुझे। FADH2 मॉलिक्यूल लाना है और इसको FAD में कन्वर्ट कर देना है। अरे यहाँ पे भी 2H+ आयन मिलेगा। अब इस 2H+ आयन को कहाँ भेजना है? सीधा उठा के यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयन आ गया, H+ आयन आ गया, H+ आयन चला गया। कहानी यही है कि H+ आयन को एक तरफ कर देना है। कहानी यही है कि H+ आयन एक तरफ हो जाए। ये कहानी में यही हीरो है H+ आयन। ये H+ आयन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो यही ATP बनाएंगे बाद में, यही भाग भाग के इधर आएंगे और ATP बनाएंगे। H+ आयन गया, अब इसको पकड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन, FMN ना पकड़ के FES पकड़ लेगा, FES। फिर उसके बाद FES के बाद सिमिलरली UQ, UQ से UQH2, फिर उसके बाद सिमिलरली ऐसे चलेगा साइकिल, साइटोक्रोम B, FES और C1। ये है आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये है पूरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, इजी है ये। तो NADH2 का कॉन्सेप्ट अलग चलता है, FADH2 अलग का कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स अलग चलता है। इसका कॉम्प्लेक्स 1 है NADH2 के लिए, और FADH2 के लिए जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स 3 है। ये है आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, आपने एक सुना होगा साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, आपने सुना साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में? साइनाइड से क्या होता है कि जैसे साइनाइड खाते हैं वैसे कुछ मिनट के अंदर डेथ हो जाती है इंसान की। वो क्या करता है? अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसके कॉम्प्लेक्स और इसके एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप जो एप्पल का जो सीड होता है, यानी जो सेब का जो बीज होता है, उसको पीस के रखिए, उसमें भी साइनाइड होता है। और अगर उसको एक को शायद मूवी का नाम याद नहीं है, उसमें यही करते हैं कि उसको साइनाइड देते हैं, एप्पल के दाने को पीस पीस के, एप्पल के जो बीज होता है उसको पीस पीस के साइनाइड देते हैं उसको। एप्पल के बीज में भी साइनाइड होता है कुछ मात्रा में। उस मूवी का नाम याद नहीं है मुझे एक्चुअली में। खैर वो छोड़िए, कहने का मतलब ये है कि जो साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है, साइनाइड की पॉइजनिंग से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसी के एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट ज्यादा टाइम लगता है, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद मुझे क्या बताना है? देखिए एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है। अच्छा हाँ, एक चीज है, ये सारे H+ आयन एक तरफ इकट्ठे हो गए, ये सारे H+ आयन एक तरफ इकट्ठे हो गए। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक चीज, जैसे रैकेट होता है ना, रैकेट, ये आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं, उसी प्रकार का एक मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स ही बोलिए, उसको भी कॉम्प्लेक्स ही है। वो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखता है आपको, ऐसे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका नाम देखिए क्या क्या, इसके दो पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग F0 और इसको बोलते हैं हम लोग F1। F1 और F0, F1 और F0। F1 में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज क्या प्रेजेंट है? ATP सिंथेज। ठीक है, इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये जितने H+ आयन एक तरफ इकट्ठा हुए हैं, ये जितने H+ आयन एक तरफ इकट्ठा हुए हैं, इनको उधर से इधर लाया जाएगा, और जैसे ही ये आएंगे, जैसे ये भाग के आएंगे, वैसे ही ADP आएगा, ADP आएगा, ADP आएगा और ATP बन के निकल जाएगा। ADP आएगा, ATP बन के निकल जाएगा। कैसे? जैसे H+ आयन इधर आए,
अब ये बात थोड़ा सा आपको समझ में ना आए कि H प्लस आयन से कैसे एटीपी बन गया। H प्लस आयन अलग मॉलिक्यूल है, अलग एटम है, एटीपी अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है, कैसे बन गया। तो सवाल ये है, आप लोग पढ़ेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कि कैसे एटीपी जनरेट होता है। जब भी प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब कि दो जगह प्रोटोन का कंसंट्रेशन जब वेरी करता है, दो पॉइंट पे प्रोटोन का जो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है उसको हम प्रोटोन ग्रेडियंट बोलते हैं। ध्यान से देखिए, H प्लस आयन ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, H प्लस आयन ऊपर ज्यादा नीचे कम है, तो क्या है, ग्रेडियंट ही तो है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट का डिफरेंस, दो पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस है, प्रोटोन का डिफरेंस है, H प्लस आयन का डिफरेंस है। अब इस H प्लस के आयन के डिफरेंस है, जब भी प्रोटोन का डिफरेंस होगा दो पॉइंट पे, यानी कि प्रोटोन ग्रेडियंट जब भी होगा, तो याद रखिए वहां पे एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी बनता है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये बात समझ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद कर लीजिए कि H प्लस आयन जब भी प्रोटोन ग्रेडियंट होगा, H प्लस आयन दो पॉइंट के बीच में H प्लस आयन का डिफरेंस होगा, तो हमेशा एटीपी बनेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। आप लिख लीजिए कहीं पे, ये 11th में तो समझ आने से रहा, मेरी गारंटी 11th में कभी समझ नहीं आ सकता कि आपको कि H प्लस आयन से कैसे एटीपी बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा आप चीज, ठीक। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लीजिए ध्यान से एक बार। कॉम्प्लेक्स कितने, ये ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, फिर उसके बाद ये आपका रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये मैंने आपको सेल में पढ़ाया था, ऑक्सीसोम, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसा डायग्राम दे रखा है। देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए एक बार, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और मैट्रिक्स है। ध्यान से देखते जाइए, ठीक। F0 F1, F0 और F1 को सही से लेबल कीजिएगा। क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये गोल वाला साइज जीरो जैसा लिखता है, इसीलिए लोग इसको F0 बना देते हैं, लेकिन नहीं, ये F1 है और F0 पीछे वाला, ठीक है। सक्सीनेट, फ्यूमेरेट, ठीक है, ये सारे याद रखिएगा। तो ये है आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। चलिए, ठीक, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, सॉरी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। और ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक, इतना क्लियर है, इजी है ये टफ नहीं है। चलिए एक चीज और बताना है मुझे इसमें, अब एक बार एनसीईआरटी के देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है। एक बार फटाफट एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है। हो ला 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 ला। चलिए देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में। द फॉलोइंग स्टेप इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज द यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH, NADH2 एंड FADH2, ठीक है। कहानी का जो मेन पर्पस है, ये जो इतनी उठापटक इलेक्ट्रॉन वाली, ये किसके लिए, ये इन्हीं लोग के लिए। तो लोग यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, कैश निकलवाना कितना मुश्किल हो जाता है, देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, देख रहे हैं आप लोग ये चीज। यही कहानी है, कहानी कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए सबसे अभी जो ये जो हम बिल्कुल क्विक तरीके से देखे ना, UQ, UQ, H2, ये सब, ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रियली में। मुझे खुद समझ नहीं आया था भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोग से, मुझे खुद समझ नहीं आया था जब मैं आप लोग की उम्र में था, जो आप लोग की क्लास में था 11th में, तो मुझे भी याद नहीं हुआ था, लेकिन हाँ धीरे धीरे याद हो जाता है। तो एक ना माइंड डेवलप होता है। अभी अगर आप नए नए 11th में गए हैं तो आपका माइंड तो वेल डेवलप नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे चीज को एक्सेप्ट करने लगेंगे, धीरे धीरे समझ आने लगेगा आप चीज को। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको ये माइंड का जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा, और आप एक्सेप्ट करेंगे चीज, ये सब चीजें जितनी मैं बता रहा हूँ। अभी हो सकता है कि आप उसके पीछे का लॉजिक ज्यादा ढूंढे, हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्यूरियोसिटी माइंड में होना चाहिए हमेशा, और बहुत जरूरी भी है किसी भी रिसर्च के लिए। चाहे कहते हैं ना कि खोज के लिए क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी है। इंसान मतलब कि कहते हैं ना कि इंसान का जो क्यूरियोसिटी होता है, वही रिसर्च के लिए एक पहला स्टेप होता है, जानने की इच्छा, ठीक है। तो ये सारी बातें रखिएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे समझ आएगा,
बस तसल्ली के साथ लिखिए, नोट कीजिए, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, समझ जरूर आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, दिस इज accomplished when they are oxidized through the electron transport system, the electron are passed to the O2 resulting the formation of H2। ठीक है, लास्ट में O2 को लेता है, O2 को देता है इलेक्ट्रॉन और लास्ट में क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। The metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another carrier is called electron transport system, is called electron transport system। very important, very important। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को पास करना कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। एंड इट्स प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। कहां पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द, अच्छा ये सब कहां बने, NADH2 FADH, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना, ये सब कहां बना होगा, ये सब बना है आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में, NADH2 FADH2। ठीक है, उसके बाद ये सारा जितना मैंने बताया वो इस कॉम्प्लेक्स को देता है, यूबिक्विनोन को देता है, UKH2, सारा वही लिखा है इनसेट, कुछ फालतू नहीं लिखा है, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो खत्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका खत्म होता है। टफ नहीं है, इजी भी नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रिकी थोड़ा सा है, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, लेकिन है मजेदार है, मजा आएगा जब आपको याद हो जाएगा ना, बड़ा मजा आएगा। FMN FES फिर UKH2 फिर साइटोक्रोम B फंस गई है किसके साथ, C1 के साथ, है ना, लोग फंस जाते हैं जीवन में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा रिवाइज कीजिए, ध्यान रखिए। इस चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, एम्फीबॉलिक पाथवे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।